Hello everyone and welcome to this lecture। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब हमारे पास हर बार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में इस प्रकार का सवाल ज़रूर दिखता है कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अपने पास दे देते हैं और पूछते हैं कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कितने सॉल्यूशंस हैं, क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है या इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने ज़रूर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कम से कम एक बार तो देखा होगा। अब ये सवाल आता कहाँ से है और क्यों आता है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है और फिर उसके हिसाब से हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। शुरू करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हमें ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं इसके बारे में कुछ आइडिया दे देगा। आप सब लोग जानते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, है ना। एक सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप जानते हैं कि हम लोग dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स ऐसा करके रखेंगे और फिर इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। सो integrating, what we will have, integrating we get log of y is equal to log of x प्लस सम कांस्टेंट log c ऐड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। ये हमारे पास बना एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस, जहां पर c क्या है, c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। अब ये सॉल्यूशन निकालना, अब हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, हमारे पास 4-5 मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं कि अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन, how many solutions does this differential equation dy by dx is equal to y upon x has, how many solutions does this differential equation have which satisfy the condition y of x naught या सिंपली y of 0 इक्वल टू 0। अब हमने एक नया सवाल डिस्कवर किया है जो हमारे पास कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस हैं, या इसके पास कितने सॉल्यूशंस है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 0। यानी कि ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग ये होता है कि अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो पॉइंट 0,0 से पास होते हैं। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 मतलब क्या कि 0,0 से पास होने वाले कितने सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। तो आप आंसर करते हो कि अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस हमें पता है y इक्वल टू एक्स इंटू सी, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब कंडीशन आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हो y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो आपको मिलता है 0 इक्वल टू 0 टाइम्स सी, यानी कि कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई और सी के ऊपर कोई आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं आया, तो आप बोलते हो कि यहाँ पर सी कैसा है, फ्री है।
और फिर आप क्या बोलते हो कि अगर ज्योमेट्रिकली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये 0,0 पॉइंट है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने कर्व्स है y इक्वल टू एक्स यानी कि स्ट्रेट लाइन से, कितने सॉल्यूशन से जो पास होते हैं 0,0 से। तो आप बोलते हो कि सर यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी कर्व्स है जो पास होते हैं 0,0 से। तो हम लोग यहाँ पर आंसर करते हैं कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब वही हम लोग सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equal to y upon x and y of 1 equal to 1। अब सवाल क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस है जो पॉइंट 1,1 से पास होते हैं। तो अब आप आंसर क्या करते हो कि अब हमारे पास सारे सॉल्यूशंस तो पता है y इज इक्वल टू एक्स ही है। अब आप y ऑफ 1 इक्वल टू 1 इसमें रख देते हो, y की जगह 1, x की जगह 1, तो c की वैल्यू अपने पास बनती है 1। और आप बोलते हो कि y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, यही एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारे पॉइंट 1,1 से पास हो रही है। यहाँ पर कहीं पर 1,1 पॉइंट होगा तो अब हमारे पास एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होती है, राइट। तो आप यहाँ पर इस केस में क्या बोलते हो, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। वहीं अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो हमारे पास सवाल आता है हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx इज इक्वल टू y by x और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसके पास कितने सॉल्यूशंस है। तो आप क्या देखते हो, आपके पास सारे सॉल्यूशंस पता है y इज इक्वल टू एक्स ही। आप y की जगह 1, अब y ऑफ 0 इक्वल टू 1 चाहिए आपको। अब y की जगह 1, x की जगह 0 रखते हो तो आपके पास मिलता है 1 इक्वल टू 0। जबकि आप जानते हैं कि 1 कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये एक एब्सर्ड रिजल्ट है। तो आप इस केस में बोलते हो कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकली क्या कहता है ये, ज्योमेट्रिकली कैसे दिखेगा, देखो 0,1 पॉइंट जो है वो कहीं पर y एक्सिस पर लाई करता है ना। अब आप तो बोलते हो, आप तो ये भी बोल सकते हो कि अब ये y एक्सिस तो है ना जो 0,1 पॉइंट से पास हो रही है, पर क्या ये सॉल्यूशन है। इस लाइन का जो इक्वेशन, ये लाइन जो है इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू 0 लाइन, है ना। और हम लोग क्या मान के चलते हैं कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, राइट। सो हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस आ गए। एक क्वेश्चन ने हमें बताया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दूसरे ने बताया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, और तीसरे ने बताया कि इसके पास यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। तो 3 सवाल ओपन है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कौन से 2 क्वेश्चंस हैं कि गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, पहला सवाल, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा सवाल कि अगर एग्जिस्ट करने की गारंटी आपके पास है तो यूनिक कब होगा, यूनिकनेस का सवाल। ये 2 सवाल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो दोनों सवाल हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। व्हेन डज initial value problem has a solution, ये सवाल किसकी हमें
किसके बारे में पूछता है? व्हाट इज द गारंटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, if solution exists, when it will be unique, when it is unique. ये हमारे पास किसके बारे में पूछता है? यूनिकनेस के बारे में. तो ये दो सवाल हैं. अब इन्हीं दो सवाल का आंसर हमारे पास दे देता है पिकार्ड्स थ्योरम, जो हमें बताता है कि गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास ऐसी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप बोल सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. और फिर जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाता है, एक बार एग्जिस्टेंस की गारंटी आ गई, फिर हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा कि अब अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो यूनिक कब बनेगा. ये हमारा सेकेंड सवाल है ना. तो अब सबसे पहला हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर देते हैं. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. पहले हम लोग पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं. ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एंड इसके ऊपर एक कंडीशन दी है y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट. अब सवाल ये है कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, है ना. तो ये थ्योरम कहता है कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, ये फंक्शन जो है, सो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी ना किसी डोमेन के ऊपर, डी के ऊपर, जो कंटेन करता है पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट. क्या है सबसे पहला कि अपने पास मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये पॉइंट है लेट्स से x नॉट कॉमा वाई नॉट. इस पॉइंट के अराउंड एक हमारे पास डोमेन मिलना चाहिए जिस डोमेन के ऊपर अपना जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी ये कहता है कि सपोज R इज अ रेक्टेंगुलर रीजन अराउंड पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट इन डोमेन D. सेकेंड क्या है कि चलो R एक रेक्टेंगुलर रीजन आप ड्रॉ करो डोमेन D में अराउंड पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट. Let this be the region R. ठीक है, this be the region R, this is a domain D. अब पूरे D के ऊपर अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है तो R उसका सबसेट है तो उसके ऊपर भी अपना फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. अब ये क्या कहता है कि अब हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि कोई फंक्शन, रियल एनालिसिस में ये रिजल्ट आपने जरूर सुना होगा कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन के ऊपर कंटिन्यूअस होता है तो वो फंक्शन बाउंडेड हो जाता है ना. तो R एक रेक्टेंगुलर रीजन हम लोग कैसा ले रहे हैं, R इज ए रेक्टेंगुलर रीजन मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल a मॉड y माइनस वाई नॉट लेस इक्वल b. यानी कि ये हमारा पॉइंट x नॉट है, ये हमारा पॉइंट y नॉट है ना. इस पॉइंट के अराउंड हम लोग क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन ले रहे हैं. तो यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल a. इसका मतलब हमारे पास माइनस a लेस इक्वल x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल a हो जाएगा. यानी कि यहां पर x नॉट माइनस a लेस इक्वल x लेस इक्वल एक्स नॉट प्लस a हो जाएगा. यानी कि ये पॉइंट है x नॉट माइनस a, ये पॉइंट होगा x नॉट प्लस a. साथ ही साथ ये पॉइंट होगा अपना y नॉट माइनस b, ये पॉइंट होगा y नॉट प्लस b. अब R एक रेक्टेंगुलर रीजन हम लोगों ने कंसीडर किया है अराउंड पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट, जो डोमेन D के अंदर लाई करता है और उस रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर भी अपना फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है. अब R एक क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन है तो अब हमारे पास वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा उस रीजन R के ऊपर. सो अब फंक्शन अगर बाउंडेड है तो वहां पर एक कांस्टेंट m एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ एक्स वाई विल बी लेस इक्वल m फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, सपोज दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दैट रीजन R, यहां पर रीजन R. ठीक है. देन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज at least one solution
on the interval mod x minus x naught less equal h where h is obtained by minimum of a comma b upon m। सबसे पहले इस थ्योरम को जरा समझते हैं कि ये थ्योरम कहना क्या चाहता है। यह हमें गारंटी दिलाता है कि गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा। ये सफिशिएंट कंडीशन हमें बताता है कि अगर आपका जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है वो अगर कंटिन्यूअस है किसी ना किसी डोमेन के ऊपर अराउंड पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो फिर इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इतना सिंपल सा सवाल है। अब सिंपल से स्टेटमेंट फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर अपना फंक्शन f ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है किसी ना किसी डोमेन के ऊपर अराउंड पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो फिर इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किसी ना किसी इंटरवल के ऊपर। ये सिंपल से सिंपल स्टेटमेंट है अपना एग्जिस्टेंस थ्योरम का। अब कौन से इंटरवल के ऊपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो फिर इसका कहना है कि मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल h, और h कैसा है, मिनिमम किसका है, a कॉमा b अपॉन m का। a क्या है, ये हमारा जो रेक्टेंगल की हम लोग बाउंड्रीज ले रहे हैं a और b वहां से उठा रहे हैं, और m क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि f ऑफ एक्स वाई का जो बाउंड है मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज लेस इक्वल m, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन m ऑन द रीजन r। सो अब एक बार मैं स्टेटमेंट को बस लास्ट में रिपीट कर दूंगा और फिर हम लोग एक एग्जांपल की तरफ चलेंगे। ये थ्योरम सिंपल सी चीज इतना कहता है कि अगर आपका फंक्शन f ऑफ एक्स वाई किसी ना किसी डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है अराउंड पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो फिर इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किसी ना किसी इंटरवल के ऊपर। और वो इंटरवल क्या है, वो इंटरवल हमें निकालनी है मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल h वेयर h इज ऑब्टेन्ड बाय मिनिमम ऑफ a कॉमा b अपॉन m। ये हमारा स्टेटमेंट है एग्जिस्टेंस थ्योरम का। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है जरा देखते हैं। चलिए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। सवाल यह है कि फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रेडिक्टेड बाय पिकार्ड्स थ्योरम इज। सो इस सवाल का हमें आंसर करना है। लेट अस ट्राई टू आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करी है कि हियर व्हाट इज फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। फंक्शन f ऑफ एक्स वाई यहां पर क्या है अपने पास, इट इज वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉस स्क्वायर फंक्शन कंटिन्यूअस, y square function continuous, addition of two continuous functions is continuous, so this function is continuous on whole plane R2। तो डोमेन हमारी पूरी R2 प्लेन हम लोग ले सकते हैं, है ना। सो अब हमारा एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहेगा, सिंस वी हैव अ डोमेन D अराउंड पॉइंट 0,0 on which function is continuous, so this initial value problem has a solution on some interval around point x naught comma y naught, यानी कि around some point 0। अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमने डोमेन क्या ली है, पूरा R2 प्लेन लिया है D एज, तो इस डोमेन के ऊपर अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट। ये हमारा पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट है, इस पूरे डोमेन के ऊपर अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम से ये गारंटी आ गई कि अब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा किसी ना किसी इंटरवल के ऊपर, और वो इंटरवल कैसी होगी, मॉड x माइनस एक्स नॉट। अब यहां पर एक्स नॉट क्या है अपना, एक्स नॉट है 0, यानी कि मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल h, h इज व्हाट, मिनिमम ऑफ a कॉमा b अपॉन m, है ना। ऐसे इंटरवल के ऊपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मॉड x इज लेस इक्वल h, यानी कि वो इंटरवल अपने पास कुछ ऐसी होगी, मॉड x लेस इक्वल h,
मॉड x लेस इक्वल h, यानी कि माइनस h लेस इक्वल x लेस इक्वल h, यानी कि वो इंटरवल अपने पास कुछ ऐसी होने वाली है। इस इंटरवल के ऊपर सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, बस वो अब h हमें डिटरमाइन करना है कि उसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, और वो h क्या है, मिनिमम ऑफ a, b अपॉन m। अब हमें h निकालना है, तो h निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये m ढूंढना पड़ेगा। तो पहले r ले लेते हैं। लेट r बी अ रेक्टेंगुलर रीजन मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस इक्वल a, मॉड y माइनस y नॉट इज ऑल्सो 0 लेस इक्वल b, यानी कि मॉड x लेस इक्वल a, मॉड y लेस इक्वल b, है ना। तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर रीजन बना लेते हैं अराउंड पॉइंट x0, y0, है ना। लेट अस ड्रॉ दिस रेक्टेंगुलर रीजन। अब पूरे डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो इस रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर भी अपना फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ये हमारा हो गया पूरा R, इसके ऊपर भी अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन m, ठीक है। m क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन f ऑफ एक्स वाई ऑन द रीजन R। अगर हम लोग मॉड ऑफ f ऑफ एक्स वाई कंसिडर करें तो हमारे पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब आप देखिए कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और एट x इक्वल टू 0 इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की वैल्यू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉड वाई स्क्वायर, और आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू मॉड y इज लेस इक्वल b है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। सो हम लोग ये जान गए हैं कि इस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 प्लस बी स्क्वायर, उसको हम लोग एज ए कैपिटल M ले लेते हैं, है ना। हमने यहां तक आ गए। फिर अब हमारे पास क्या बनेगा, देयरफॉर अब हमें h निकालना है। h इज व्हाट, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन इंटरवल, solution exists on interval mod x minus x naught which is 0 mod x less equal h, where h is what, minimum of a comma b upon m, है ना। अब वही हमें निकालनी है कि what is the largest interval this on which solution exists, यही तो सवाल किया है ना। अब देखिए, अब हमें ये h निकालना है, उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो h निकालने के लिए हमें किसका मिनिमम निकालना है, a कॉमा b अपॉन m, क्या है, m है 1 प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमें निकालना है मिनिमम, इसको कैसे निकाला जाता है, जस्ट 2 मिनट आप यहां पर ध्यान दीजिए कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखिए। लेट हम लोग उसके लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ b एज b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक फंक्शन लिया है g ऑफ b एज b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब इस फंक्शन के हम लोग थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, उससे फायदा क्या होगा वो जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आपको शायद हो सकता है कि समझ में ना आ जाए हमने ये फंक्शन क्यों लिया है, इसका फायदा आपको समझ में आ जाएगा, बस आप 2 मिनट यहां पर ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए g डैश बी को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो यहां से g डैश ऑफ b क्या बनेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ b इज 1 माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर 2b एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। अब डिनोमिनेटर तो 0 कभी होगा नहीं, उसको यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर 0 होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू -1 भी हो सकती है, लेकिन अब -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग ये रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो b होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा, रेक्टेंगल हमारा कुछ तो बड़ा होगा, पॉइंट नहीं लेंगे, है ना। सो और वैसे भी मॉड y इज लेस इक्वल b है, तो b हमारा पॉजिटिव नंबर होगा,
तो माइनस ए से प्लस ए। तो हमारे पास b इक्वल टू 1 आ गया। अब आपके लिए ये होमवर्क है, सो चेक एट b इक्वल टू 1 g हैज मैक्सिमम वैल्यू, g हैज मैक्सिमम वैल्यू। या आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर चेक कर सकते हैं, है ना, g हैज मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ये क्रिटिकल पॉइंट बन गया। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर हमें पता चल जाएगा कि यहां पर इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, g ऑफ 1, b की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g इज 1/2। अब देखो मैं यहां से क्या लिखने जा रहा हूं, h निकालना है हमें। h क्या है, मिनिमम ऑफ a कॉमा b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर क्या लिख देता हूं, मिनिमम ऑफ a कॉमा बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है। थोड़ी देर के लिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g फंक्शन लिखी। हमें लार्जेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करनी है ना, h व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ h, सो दैट ऑन दैट इंटरवल वी विल हैव अ सॉल्यूशन। अब हमने g ऑफ b की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर लिखी, इसका फायदा क्या हुआ। अब देखिए, इफ a इज लेस इक्वल 1/2, अगर a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/2 हो जाएगी तो मिनिमम क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ a कॉमा 1/2 विल बी a बनेगा, जो कि लेस इक्वल है 1/2। और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 बनी तो फिर मिनिमम अपने पास क्या बनेगा, a कॉमा 1/2 का मिनिमम क्या बनेगा, अगर a की वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो वो आ जाएगा 1/2। यानी कि h की वैल्यू, a की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 1/2 से छोटी हो चाहे 1/2 से बड़ी हो, लेकिन h की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1/2। देखो a की वैल्यू अगर 1/2 से छोटी है तो a आ जाएगा मिनिमम, जो कि लेस इक्वल 1/2 है, और a की वैल्यू अगर 1/2 से बड़ी भी होगी तब भी मिनिमम अपना 1/2 आएगा, यानी कि h की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1/2 है। देयरफॉर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ h इज 1/2। सो अब हमारे पास कौन से लार्जेस्ट इंटरवल बनी जिसके ऊपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, mod x इज लेस इक्वल h, और h की लार्जेस्ट वैल्यू हमें 1/2 मिली है। देयरफॉर लार्जेस्ट इंटरवल on which solution exists is what, mod x is equal to 1/2, that is -1/2 से +1/2। लेकिन उनको ये इंटरवल नहीं चाहिए, उनका कहना है कि x पॉजिटिव नंबर है और y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। तो अगर हम लोग राइट साइड की इंटरवल कंसिडर करेंगे, इफ x इज ग्रेटर इक्वल 0, that interval will be 0 to 1/2. So in the question they are asking what is the largest interval on the right hand side, so that will be 0 to 1/2. So option B is the correct option. अब आई होप सो ये सवाल आपको क्लियर हो गया कि अब हमें लार्जेस्ट इंटरवल कैसे फाइंड आउट करनी है कि फॉर अ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और सवाल में यही पूछेंगे आपसे कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटरवल। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिकनेस के बारे में, कि सॉल्यूशन यूनिक कब एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बारे में हमें बात करनी है। यूनिकनेस के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फंक्शन को लिप्सिस कब बोला जाता है, व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन। लिप्सिस कंडीशन तो ये क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। वन वेरिएबल के केस में आप जानते हैं लिप्सिस कंडीशन क्या होती है। सो यहाँ पर एक बार जस्ट नोट कर लेते हैं व्हाट इज लिप्सिस कंडीशन इन अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सो लेट f of xy be a function,
defined on be a function defined on a domain D in xy plane, a function f of xy is said to satisfy Lipschitz condition, with respect to y in D if there exists a constant k such that mod of f of xy1 minus f of xy2 is less than or equal to k times mod y1 minus y2 for all xy1 xy2 belongs to डोमेन डी। हम लोग कब कहेंगे कि फंक्शन हमारा लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है ऑन अ डोमेन डी? इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। व्हाट इज दिस कंडीशन? मॉड्यूलस ऑफ f of xy1 minus f of xy2 less equal k times modulus y1 minus y2 for all xy belongs to that domain D. Then we say that function satisfies Lipschitz condition with respect to y. For example, अगर किसी ने आपसे सवाल किया कि f of xy फंक्शन जो है वो हमारे पास है लेट्स से x इंटू वाई स्क्वायर, और जो d हमारे पास डिफाइन किया है वो है सेट ऑफ ऑल xy belongs to R2 such that mod x is less equal 1, mod y is less equal 1 or simply less than 1. Suppose इस डोमेन के ऊपर हमारा फंक्शन लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है आपको बताना है। तो अब आप क्या करोगे? आपको सिंपली देखना है मॉड f ऑफ xy1 माइनस f ऑफ xy2 अगर कंसिडर करेंगे मॉड xy1 स्क्वायर माइनस x इंटू y2 स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? मॉड x आपका कॉमन आ जाएगा बाहर, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो मॉड x टाइम्स मॉड y1 माइनस y2 इंटू मॉड y1 प्लस y2। अब आप जानते हैं मॉड ऑफ a प्लस b इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब वैसे भी मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड y1 प्लस मॉड y2 टाइम्स mod y1 minus y2. So अब mod y1 is less than 1, mod y2 is less than 1, this is less than or equal to 2 times mod y1 minus y2. So हम लोग कहेंगे कि फंक्शन f of xy लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू y इन द गिवन डोमेन D, राइट? सो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि f of xy satisfies Lipschitz condition, with respect to y in domain D. अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिकनेस थ्योरम क्या है फिर, है ना? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेट से कि f ऑफ एक्स वाई लेट से आपके पास दिया है y⁻⁴ और डोमेन डिफाइन किया है कि सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, लेट से अगेन आई विल डिफाइन डोमेन सेम, mod x is less than 1 and mod y is less than also 1। अब हमें चेक करना है कि इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट? अब देखिए तो अब हम लोग क्या लिप्सिस कंडीशन है अपने पास?
mod f of x y1 minus f of x y2 if this modulus is less than or equal to k times mod y1 minus y2 अगर हो गया, ऐसा कोई कांस्टेंट हमें k मिला जिसके लिए मॉड्यूलस ऑफ f of x y1 माइनस f of x y2 लेस इक्वल k टाइम्स y1 माइनस y2 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि अपने पास क्या होगा कि फंक्शन लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉड f of x y1 माइनस f of x y2 अपॉन सिंपली y1 माइनस y2, ये लेस इक्वल के हो गया, तो फिर हमारी लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दैट इज हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वन यानी कि y1 की पावर 1/3 माइनस y2 की पावर 1/3 अपॉन मॉड y1 माइनस y2, ये अगर लेस इक्वल के हो गया तो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब हमारे जो y है वो कहाँ लाई करे, एक्स वाई तो हमारे पास लाई कर रहे हैं इस रेक्टेंगल में, है ना, ये ओपन रेक्टेंगल है, ये हमारे पास -1 से 1 तक y की वैल्यू वेरी कर रही है और x की भी वैल्यू -1 से 1 तक वेरी कर रही है। अब हम लोग बोलते हैं लिप्सिस कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है कि फॉर ऑल xy1 xy2 इन अ डोमेन D, तो फॉर ऑल xy1 xy2 के लिए होल्ड हो रही है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, 0 कर लेते हैं। y1 y2 तो पूरे इस -1 से 1 में लाई कर रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए y2 की वैल्यू 0 ले देते हैं। अगर लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फॉर ऑल y1 एंड y2 दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। थोड़ी देर के लिए y2 की वैल्यू 0 ले लेंगे तो अपने पास क्या होगा, y1 की पावर 1/3 अपॉन y1, अब ये क्या बनेगा 1 अपॉन y1 की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो फिर ये क्या बनेगा, यहां पर 1 अपॉन y की पावर 1 माइनस 1/3 y1 की पावर 2/3। पर हम लोग जानते हैं कि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा एज y1 टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, तो क्या हम लोग इसको बाउंड कर पा रहे हैं फॉर ऑल y1 एंड y2 इन दैट रेक्टेंगल, तो इसका आंसर है नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू y इन अ डोमेन D, राइट। सो इससे हमारा ये बात क्लियर हुआ कि कौन से फंक्शन लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, राइट। अब हमारे पास बात आती है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की। अब एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है ये हम लोग जानते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है कि बस अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस होना चाहिए किसी ना किसी डोमेन के ऊपर अराउंड पॉइंट x0, y0, तो फिर हमारे पास कोई ना कोई एक छोटी इंटरवल मिलेगी जिसके ऊपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब अगर फर्दर उस थ्योरम ने ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली कि अगर हमारे पास फंक्शन f जो है अगर वो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू y इन अ डोमेन D, देन वी से दैट गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन ऑन दिस इंटरवल। सो यूनिकनेस के लिए हमारे पास फर्दर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फंक्शन अपना लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ऑन डोमेन D। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन अपना यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें ये सवाल कर लिया कि लेट्स से कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है dy अपॉन dx इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेट्स से y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, तो और किसी ने पूछा आपको कि बताइए कि क्या इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं या फिर यूनिकली एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यस इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और या फिर मैं इसको और सिंपल बनाता हूं, अभी अभी हमने प्रूव किया है कि एक्स वाई स्क्वायर ये क्या है, लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है इन सम रेक्टेंगुलर रीजन अराउंड पॉइंट 0,0, है ना। सो अगर मैं इस प्रॉब्लम को और थोड़ा सिंपल बना दूं तो अब आप क्या कह सकते हैं, अगर किसी ने सवाल कर लिया
कि क्या इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं किसी ना किसी इंटरवल के ऊपर, तो आपका आंसर होगा यस, दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा? क्योंकि अब ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है ये कंटिन्यूअस है पूरे R2 प्लेन के ऊपर, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसकी गारंटी आ गई। और फिर अब अपने पास फर्दर ये फंक्शन लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर हम लोग स्मॉल रेक्टेंगल ले ले अराउंड पॉइंट 0,0, तो उसके अंदर ये फंक्शन अपना लिप्सिस कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप कह सकते हैं कि दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन इन कम से कम छोटे से छोटे इंटरवल के ऊपर इसके पास यूनिकली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो आई होप ये जो भी बात थी पूरी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की, ये आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ भी क्वेरी आपके मन में है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।